गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास को। नमस्ते राम लखन, कैसी चल रही है पढ़ाई? आप बता दो, मेरी आवाज आ रही है ना? मजेदार ही होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सारे देख लिए क्या? जल्दी जल्दी सारे बच्चे पहले आ जाएं, तब स्टार्ट करेंगे। ज्यादा ओल्ड बुक क्वेश्चन पेपर्स मत लीजिएगा, ठीक है? 5 साल 6 साल पुराने जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं को लीजिएगा। उधर के जो 2009 8 जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यूज में मत लीजिएगा। हाँ, तो आप ईयर वाइज कीजिएगा ना, पहले लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? जैसे आपने 23 के क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए, दोनों टाइम के, फिर 22, फिर ऐसे करके लगाइएगा तो सही रहेगा। गुड इवनिंग कविता, आज लेट हो गया, क्या बात है? सारे बच्चों का लेट हो रहा है। लाइव में जो भी क्लासेस शेड्यूल थी वो तो सबको दिख रही थी ना? ओ, प्रांजलि भी आ गई। नमस्ते। लेट हो गया प्रांजलि आज। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अब जिन बच्चों को आना होगा वो फिर ऐड होते जाएंगे। उससे कोई नहीं आएगा, 10 बजे ही क्लास होगी, ठीक है? ये कभी कभी होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टाइम टेबल ही बना देगी 5 मिनट बाद ही आएंगे। एक दिन छूटेगी, उसके बाद से सारे सुधर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है? इंडियन जो फिलोसफर है उनका, इनका जो बर्थ है 275 बीसी में हुआ था और डेथ 283 बीसी में हुआ था। अब देखिए, ये पहली चीज, ये प्रमाणित नहीं है, इसीलिए इनका जो बर्थ प्लेस है वो भी प्रमाणित नहीं है, ठीक है? बहुत कम चीजें ही हैं इनके बारे में जो पता लगाई जा सकती है, जा चुकी हैं, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं।
पहली बात तो इनका बहुत सारा नाम था, तो ये नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त का जन्म 375 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था। क्लियर है ये? वह 317 ईसा पूर्व से 293 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री थे। Kautil, also referred to as Chanakya, and Vishnugupta was born in 375 BC. He was the minister in the kingdom of Chandragupta Maurya from 317 BC to 293 BC. गुड इवनिंग। ये क्लियर है? इसमें कुछ क्लियर करने वाली चीज नहीं है, आप लोग को नाम याद रखना है। और आप हम सब जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके मंत्री थे। वह एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक, शिक्षक, न्यायविद, अर्थशास्त्री थे। ठीक है। शाही सलाहकार व्यापक रूप से भारत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अग्रणी के रूप में इन्हें माना जाता है। ठीक है। शाही सलाहकार थे, एडवाइजर थे, मिनिस्टर बोला जा सकता है। He was an ancient Indian philosopher, teacher, jurist, economist, and royal advisor, widely regarded to the pioneer of economics and political science in India. ये क्वेश्चन बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं। अब देखिए, उनका नाम पहले कौटिल्य नहीं था, उन्होंने अपना नाम खुद कौटिल्य रख दिया था। राजनीति में इस कुटिल प्रवृत्ति का समर्थक होने के कारण उन्होंने अपना कल्पत कलिपत, ठीक है, नाम कौटिल्य रख लिया था। उनका नाम कलिपत था और उन्होंने अपना नाम कौटिल्य रख लिया था, क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा कहाँ था, राजनीति में था। ये क्लियर है? Due to being a supporter of this device of trends of politics, he may be kept his assumed name कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता है, को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। आचार्य कौटिल्य इज कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। यहाँ तक क्लियर है? तो आप बताइए कि हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कैसे बने। ठीक है। तो एक वंश था, ठीक है, नंद वंश। कौन कौन जानता है नंद वंश के बारे में? पहले जो लोग चाणक्य को पढ़ चुके हैं उनको पता होगी, नहीं तो कुछ बच्चों, बहुत सारे सीरियल्स भी आते हैं चाणक्य के नाम से, उसमें सबने देखा होगा कहीं ना कहीं बचपन में, है ना। तो नंद वंश के लास्ट राजा थे धनानंद। ठीक है। हाँ, धनानंद। ठीक है। अब कौटिल्य उस टाइम क्या कर रहे थे, दार्शनिक थे, एक टीचर थे। हाँ बिल्कुल, टीचर थे। अब धनानंद में उनको क्या देखा, उनका एक आइडियल किंग दिख गया। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि सब कुछ होते हुए भी धनानंद के पास वो अपनी राज्य को अच्छे से चला नहीं पा रहे। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि ये चले गए उनके जो मंत्री परिषद था उसमें, और इन्होंने पूरी सभा के सामने ही कह दिया कि आपके अंदर ये कमियां हैं। ठीक है। अगर आप इसको नहीं सुधारते हैं तो आपका नंद वंश खत्म हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ कि जो धनानंद थे उनको गुस्सा आ गया
ज़ाहिर सी बात है उनको लगा कि कोई बाहर का आदमी है और मुझे आके समझा रहा है। तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा सीरियल्स में कि वो उनकी जो लंबी चोटी होती थी, ठीक है? चोटी नहीं बोलेंगे, बाल रखते थे। उन्होंने वो पकड़ के प्रतिज्ञा ली थी कि इस वंश का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद वो अपना आइडियल किंग ढूँढने निकल गए। तो तब जाके उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य में अपना आइडियल किंग मिला, ठीक है? और तभी उन्होंने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना करवाई। स्थापना तो उन्हीं ने करवाई थी, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे मंत्री बन के रहे। तो ये स्टोरी लगभग सारे बच्चे जानते होंगे। कौन-कौन बच्चे नहीं जानते थे ये स्टोरी? और कौन-कौन जानते थे? जो जानते थे वो येस लिखिए, जो नहीं जानते थे वो नो लिखिए। कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों में थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाइए। अभी तो राम लखन आपने बोला कि धनानंद ने उनकी बेइज्जती की थी, तो आपको पता नहीं? तो इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राजनीति का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इनकी रचना इन्होंने की थी, ठीक है? जो शासन कला पर मौलिक ग्रंथों में से एक माना जाता है हमारे भारतीय समाज में। फिर मैंने हिस्ट्री तो हाँ, वंश में मिल जाएगा ना, है ना? नंद वंश में मिल जाएगा। He authored the ancient Indian political treatise and Arthashastra, which has considered as one of the seminal texts on statecraft. ये समझ में आ गया ना? अब देखिए, उनने अब आप ही बताइए कि हम लोगों ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? धर्मशास्त्र था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनका जो अर्थशास्त्र है वो धर्मशास्त्र के ही बेस पे बना होगा, है ना? कुछ चीज़ें अलग होंगी, लेकिन जैसे हम लोग जो मनु थे, वो क्या चाहते थे? स्टेट के बारे में बात करते थे, राजा के बारे में बात करते थे, है ना? सोसाइटी के बारे में बात करते थे, पब्लिक के बारे में बात करते थे। वैसे ही सेम ये भी बात करेंगे। तो इन्होंने राज्य का स्वरूप दिया है, नेचर ऑफ स्टेट की बात की है। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। भार प्राचीन भारत के अधिकांश राजनीतिक चिंतन की तरह कौटिल्य ने भी के चिंतन में भी राज्य की संकल्पना राजतंत्र के रूप में की गई, ठीक है? ये राजतंत्र के सपोर्टर थे। जाहिर सी बात है, ये किंग को सबसे ऊपर मानते थे, आइडियल किंग मानते थे। Like most of the political thoughts of ancient India, in the thinking of Kautilya, also the state has been conceptualized as monarchy. ये क्लियर है? अब देखिए पूरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिएगा कि जो कौटिल्य थे वो राजतंत्र का सपोर्ट करते थे। अब इन्होंने किंग को क्या बताया है? राज के अंतर्गत लौकिक मामलों में राज को राज की जो भी राजा की जो भी शक्ति होगी वो क्या होगी? सर्वोच्च होगी। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? राजा होगा, ठीक है? द किंग हैज सुप्रीम पावर इन वर्ल्डली मैटर्स विद इन द स्टेट, परंतु कर्तव्य के मामले में राजा स्वयं धर्म से बंधा होगा। इन्होंने मनु की तरह ही क्या किया है? धर्म को ऊपर रखा है।
मनु ने क्या किया था, धर्म को ऊपर रखा था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि राजा को धर्म से बांध दिया है, और धर्म की व्याख्या का अधिकार किसी अन्य सत्ता ऑथोरिटी जैसे कि ब्राह्मण को हो सकता है, जो मंत्री के रूप में उसे उचित मंत्राण देता है। अब हम लोगों ने लास्ट जो कल की टॉपिक थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने मंत्री को, जो ब्राह्मण है, ठीक है, उनको क्या बोल दिया था कि वो एडवाइस करेंगे, किसको, राजा को। ये क्लियर है? बट इन द मैटर्स ऑफ ड्यूटीज द किंग हिमसेल्फ टू बाउंड द धर्मा and the right of interrupt the religion may be given to some other authority such as Brahman who gives him proper advice as a minister। ये क्लियर है सबको? सब लोग कमेंट कीजिए। जो बच्चे कल पढ़े होंगे वो उनके लिए क्लियर करना ज्यादा आसान हो गया होगा। इन्होंने साफ तौर पे क्या किया कि जो राजा है, हाँ, राजा को क्या किया, किंग है, ठीक है, धर्म से बांध दिया, और इनके नीचे किसको रख दिया, जो एडवाइजर है, एडवाइस देंगे। और कौन एडवाइस देंगे, ब्राह्मण, है ना, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ, मंत्री को बना दिया। और अब देखिए, सामाजिक जीवन में उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया है, जो सामाजिक जीवन को उन्होंने क्या किया है, सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अर्थ शास्त्र की बात की है। हम लोग अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, इकोनॉमिक के बारे में। बिल्कुल सही प्रांजलि। मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता मनु की लीक से हटकर उन्होंने राज के हित को सर्वोपरि रखा, राज के हित के सामने नैतिकता के सिद्धांत को भी परे रखा। इसका मतलब उन्होंने ये कह दिया, जैसे हम लोगों ने वेस्टर्न थिंकर्स में कहा था कि जो राजा होता है वो अपने राज के हित के लिए अनैतिक भी हो सकता है। तुमको याद है ना, डिपार्टिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ मनु द पायनर ऑफ ह्यूमन theology, he kept the interest that the state paramount, putting aside of principle of morality before the interest of state। क्लियर है ये? सबको क्लियर है? कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अभी क्या हो गया, सारे एक साथ स्लो हो गए? अब देखिए, मानव धर्म शास्त्र के प्रणेता मनु धर्म को सर्वोपरि स्थान देकर राजा को धर्म के अधीन कर देते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य अर्थ को सर्वोच्च स्थान देते हैं, ठीक है।
मानव धर्मास्त्र में मनु ने क्या बोला था? धर्म सर्वोपरि है, हम लोगों ने पढ़ा था। और धर्म के नीचे क्या है? राजा आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र का जो रचयिता कौटिल्य, उन्होंने बोला कि अर्थ सर्वोपरि है। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? कौन कौन बच्चे जानते हैं, बताएं। मनु द pioneer of मानव धर्मशास्त्र gives the supreme place of dharma and the subordinates the state of religion, where Kautilya the another of अर्थशास्त्र gives the supreme place of earth. कौटिल्य के हिसाब से अर्थ का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्लाइड्स बाकी हैं अभी, तो धीरे धीरे करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा ना। देखिए, कौटिल्य के हिसाब से मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। द लिव ठीक है, द लिवलीहुड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड अर्थ। एक तरह से मैं बता सकती हूँ कि इन्होंने अर्थ का मतलब ये बताया है कि जो भी संपत्ति है ना, वो इकट्ठा करते हैं। सही बोल रहे हैं। उनको इन्होंने अर्थ बोला है, लेकिन राज्य नहीं होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगा ना पूंजी से, पैसे से। अब उन्होंने अर्थशास्त्र की व्यक्त करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। मनुष्य के युक्त भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। द साइंस ऑफ द formulates the measures to acquire the and protect the land inhabited by humans is called economics। ठीक है, जैसे अभी राम लखन बता रहे थे कि जो भी वो काम करके भूमि कमाते हैं, है ना, और उसकी रक्षा कैसे किया जाए, उसी को अर्थशास्त्र में बताया है। क्लियर है ये चीज? तो देखिए, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, अध्याय है 150, विषय है 180 और श्लोक है 6000, 6000। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने अर्थशास्त्र की व्याख्या की है कि देखिए, अर्थ का मतलब एक तरह से हम लोग पूंजी भी बोल सकते हैं। अर्थ मतलब अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा निकालें तो आप लोग देखिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा तो अगर अर्थ का मतलब ट्रांसलेट कीजिएगा ना तो अर्थ आता है, EARTH। ठीक है,
तो भूमि समझ सकते हैं, है ना? तो इन्होंने अर्थशास्त्र में ये बोला है कि जो भी भूमि है, उन्होंने व्यक्ति ने जो भी भूमि प्राप्त की है और उसकी रक्षा कैसे करेंगे, उसी को अर्थशास्त्र में बताया गया है, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आया? ये याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो विषय है, सब्जेक्ट्स है, ये लगभग है, ठीक है? तो आप लोगों को 183 भी आता है तो वो भी सही होगा, लेकिन अगर 180 लगभग करके आता है तो यही लगाइएगा। और अर्थशास्त्र में क्या क्या चर्चाएं होती है, क्या क्या बात होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए, कूटनीति के बारे में सब लोग जानते होंगे, फेमस थे वो चाणक्य। कौन कौन जानता है कूटनीति के बारे में? अब इसीलिए मैंने इसको अच्छे से इसमें स्लाइड में डाला नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा, जो भी थोड़ा बहुत चाणक्य को जानते हैं। यह राज्य की नीतियों, नागरिक प्रशासन, अर्थव्यवस्था के संगठन और कानून की समस्याओं का निरूपण करता है और कूटनीति के विविध पर भी प्रकाश डालता है। He formulates the problems of state politics, policies, civil administration, organization of economic or law, and also throws light on the method of diplomacy. हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, ये याद दिला दिया आपने, ये भी लिख लीजिए। अर्थशास्त्र में इन्होंने 34 है ना, हाँ, 34 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की है ना? यहाँ तक क्लियर है? कूटनीति क्या होती है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही राम लखन। और बच्चों को नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता है। देश के लिए भी हो सकता है कूटनीति, वंश के लिए भी हो सकता है उस समय, क्योंकि वंश चल रहे थे ना, राजा चल रहे थे, तो अपने फायदे के लिए जो भी चीजें की जा रही थी, ठीक है, कोई भी काम करना अपने फायदे को लेकर, उसे कूटनीति कहते हैं। सारे चीजों के बारे में सोच विचार करके कोई भी विचार विमर्श करना।
तो जो कौटिल्य थे वो कूटनीति में माहिर थे। अब देखिए, हम लोगों ने जैसे धर्म शास्त्र में पढ़ा कि दंड नीति के बारे में बताया गया है ना? तो इन्होंने भी दंड नीति के बारे में बात की है कि दंड नीति की ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए। एक सेकेंड। हाय मीनाक्षी, आप नए हो क्या? हम्म। पहले हम लोग राज्य की उत्पत्ति पढ़ते हैं, उसके बाद दंडी नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, कमेंट कीजिए, तब तक स्टार्ट करते हैं। राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में इन्होंने बात की थी। देखिए प्रकाश, कल हमने धर्मशास्त्र पढ़ा था, ठीक है? पहला जो शास्त्र था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी रिलीजियन, धर्म का ओरिजिन धर्मशास्त्र में ही बताया गया है, ठीक है? और उसके बाद क्या है, अब हम लोग कौटिल्य को पढ़ रहे हैं। तो कौटिल्य ने बहुत सारी चीजें हैं जो धर्मशास्त्र से ही क्या की है, उठा ली हैं, उसके बाद उस पर चर्चा की है। नहीं नहीं, तो आज कौटिल्य की ही है, आप कल की जो क्लास देखोगे ना उसमें आपको फिर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलिए, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या बोला? सामाजिक समझौते, सम, समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया इन्होंने। सामाजिक जो भी समझौता होता है, ये दो बार है, ठीक है, उसको, उस सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया है, तो ये याद रखिएगा। प्राकृतिक दशा के व्यक्तियों ने धर्म, अर्थ और काम में सहायता करने हेतु एक व्यक्ति को राजा चुना। Origin of the state accepted the principle of social compromise. People of the nature condition choose the person to keep help in them in religion, money and work. इसमें क्या बोल रहा है कि उन्होंने राजा की उत्पत्ति इसीलिए की थी, राजा को इसीलिए चुना था क्योंकि जो भी व्यक्ति थे उनको क्या कर सके, सहायता कर सके धर्म में, अर्थ में और काम में। ये क्लियर है? देखिए इनके साथ क्या होता है ना, कौटिल्य के साथ एक चीज है कि बहुत, आप लोग जितने क्लासेस देखोगे ना कभी कुछ ना कुछ अलग होगा, तो इसलिए अपने से थोड़ा सा समझने की उसको कोशिश कीजिए, वरना कंफ्यूजन क्या होती है, बढ़ सकती है, और वो कंफ्यूजन चाहिए नहीं। देखिए, कौटिल्य ने राजा या राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या दी है वो 17वीं शताब्दी के यूरोप में प्रचलित सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत से मिलती जुलती है। अब बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो वेस्टर्न थिंकर में, तो इनका जो राजा की उत्पत्ति है उसका सिद्धांत ये सामाजिक अनुबंधन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो सामाजिक अनुबंधन में भी समझौते की बात हुई है और इन्होंने भी समझौते की ही बात की है। ये क्लियर है? किसको किसको अभी भी याद है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था? The explanation given by the Cottle of origin of king or state is similar of the theory of social contract prevalent in 17th century in Europe. बिल्कुल सही है ना? अब बताइए कि मैंने जब आप लोगों को बोला था, हाँ, कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे रिलेट करते जाएंगे। अगर आप ये बताओ कि अगर आपने यूनिट 1 पढ़ा रहता, ठीक है, आप पहले किसी राजा को नहीं जानते, किसी थिंकर को नहीं जानते, सीधे अब जैसे मान लीजिए कि
कि आप थॉमस हॉब्स को पढ़ रहे हैं, है ना? रॉल्स को पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक थिंकिंग दी थी जस्टिस की। अब हम लोग यूनिट 1 में सीधे जस्टिस पढ़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए ना हर चीज का एक पैटर्न होता है, उसको अगर आप साथ में नहीं करोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप भले ही पूरा बुक पढ़ लो, सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो, सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन समझना हो जाएगा मुश्किल। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया तो सब लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए, सामाजिक अनुबंधन में क्या था, इसके अंतर्गत राज्य का निर्माण से पहले, जब राज्य का निर्माण हुआ था, उससे पहले क्या था, प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर था, जहां पे क्या होता था कि हमें जो भी चीजें चाहिए होती थी हम लोग क्या करते थे, प्रकृति से ही ले लेते थे। उस समय कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। ये यूनिट 3 की ही क्लास है मीनाक्षी। टॉपिक 2, कौटिल्य। क्लास नहीं दिख रही है क्या? लाइव में आप जाके एक बार चेक कीजिए तो, नहीं तो आप सर से बात कीजिए। इसके लिए आप सर से एक बार पूछ लीजिए कि क्यों नहीं शो हो रहा है ना? नहीं तो आप लाइव क्लासेस में जाके देखिए, उसमें होगा पक्का। हाँ, ये चीज मैंने भी सर को बोली कि कंटेंट में नहीं दिख रहा है। और पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ मैंने अभी डाला नहीं है, आज मैं पीडीएफ डालूंगी दोनों क्लास का, ठीक है? टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का। हाँ, पीडीएफ तो मैंने अभी नहीं डाली है ना, पीडीएफ मैं आज डालूंगी दोनों क्लास का। लेकिन अगर क्लास का कोई प्रॉब्लम है तो क्लास का प्रॉब्लम आप सर से जाके आप एक बार डिस्कस कर लो, है ना? यूनिट 2 होगा, क्योंकि यूनिट 1 अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, यूनिट 1 हम पढ़ेंगे इसके बाद। वेस्टर्न थिंकर बस होगा, उसकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जाके चेक कीजिए। हाँ। हाँ, और आप कल मतलब अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी 10 मिनट बाद देखिएगा तो पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है? नोट्स मिल जाएगी। लेकिन वीडियोस के लिए आप सर से बात कर लेना। प्रकाश, इसके लिए आपको सर से ही बात करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा चलिए, इसको पढ़ते हैं, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य के निर्माण से पहले प्राकृतिक दशा में स्टेट ऑफ नेचर था। अब स्टेट ऑफ नेचर में जो भी चीजें थी हम लोग नेचर से ही ले लेते थे, ठीक है? लेकिन कौटिल्य ने इसके विपरीत क्या कहा कि यहाँ पे एक चीज छूट गई है कि स्टेट ऑफ क्या है, अराजकता है, ठीक है? स्टेट ऑफ एनार्ची है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि धर्म की उत्पत्ति से पहले, पूरा धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई थी, धर्म को क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो लोग थे वो क्या हो गए थे, अराजक हो गए थे। राम लखन ये बच्चों का प्रॉब्लम है ये वो लोग डिस्कस करते रहेंगे, है ना?
अंडर द थ्योरी, वैसे भी सर आप सबसे पूछ के ही कुछ करेंगे। अंडर द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट द स्टेट ऑफ नेचर हैज बीन इमेजिन्ड बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट। कौटिल्य हैज इमेजिन्ड a situation of anarchy parallels to this। ये क्लियर हुआ कि इन्होंने अराजकता की बात की है, जहां पे सामाजिक अनुबंधन में प्राकृतिक दशा की बात हुई है। हाँ, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। ये क्लियर हो गया सबको? चलिए, और जिन बच्चों को पूछना होगा कुछ, वो थोड़ा लास्ट में रुके रहेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में पूछ लेंगे क्लास के बारे में या पीपीटी के बारे में। अब देखिए, प्रभु सत्ताधारी की स्थापना के व्यक्तियों के जिस राजनीतिक दायित्व की उद्यावना होती है, कौटिल्य ने उसे कर चुकाने की दायित्व के रूप में हमारे सामने रखा। इन्होंने कर की बात की है, जाहिर सी बात है, जैसे धर्मशास्त्र में हम लोगों ने कर की बात की है, जैसे धर्मशास्त्र में कर की बात हुई है, वैसे ही ये भी कर की बात करते हैं, है ना। कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो उसका दायित्व है कि वो क्या करे, कर चुकाए। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि क्या बोलते हैं कि राजा को हर व्यक्ति से क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्या लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। ये क्लियर है? Kautilya has placed before us the political, हाँ, obligations of individual that arises from the establishment of sovereign in the form of obligation of the pay taxes। अब आप ही बताइए कि उस समय इन्होंने क्या किया, धर्मशास्त्र आया, उसके बाद कौटिल्य आए, इन्होंने कर की बात की, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजा फिर से क्या हो गया, अराजक हो गया। इन्होंने बताया था कि इनका राजा अराजक नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी पढ़ने को मिला है कि कर के वजह से ही जो कृषि क्षेत्र के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियां चुकानी पड़ी, है ना। बिल्कुल सही। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब देखिए, इन्होंने एक और बात बोली कि मान लीजिए जो प्रभु सत्ताधारी है, ठीक है, मतलब राजा, वो अपने कर्तव्य का पालन ना कर पाए, तो इस स्थिति में क्या प्रजा विद्रोह कर सकती है? तो इन्होंने बोला नहीं, प्रजा राजा से कभी विद्रोह नहीं कर सकती, ठीक है। और इसी में इन्होंने बोला कराधान सिद्धांत दिया, उसमें क्या है कि जो प्रजा है वो कर देने के लिए मना कर सकती है, लेकिन विद्रोह नहीं कर सकती। तो राजा को अभी भी इन्होंने पावर दिया हुआ है। प्रजा मना तो कर सकती है, लेकिन विद्रोह की भावना प्रजा में नहीं आ सकती है। ये क्लियर हो गया? पीपल कैन स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू हिम। क्लियर है ये सबको? विरोध, देखिए, विरोध विरोध तो हिंसा को भी कह सकते हैं ना। वही वाली बात हो गई ना, गांधी जी वाली बात।
कि विरोध शांतिपूर्वक विरोध करवाना चाहते थे, ठीक है? अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो गवर्नमेंट को कोई हानि ना हो और अपना काम भी हो जाए। तो रिलेट करेंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक इन्होंने सिद्धांत दिया है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, 7 ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ स्टेट। अब ये क्या है हम लोग पढ़ते हैं। राज्य का सप्तांग सिद्धांत मनु, भीष्म तथा शुक्र, ये उस समय के क्या थे? जैसे मनु एक राजा थे, एक फिलोसफर भी हो सकते हैं, वैसे ही उस समय भीष्म और शुक्र भी थे। उनके ही भांति कौटिल्य ने भी राज के स्रोत प्रकृतियों वाला माना है, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ये नाम याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? बुक से नहीं पढ़ते प्रकाश, राम लखन बुक से नहीं पढ़ते, दिमाग से पढ़ते हैं। अभी तो राम लखन ने हमेशा बोला ना कि मैं मास्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ। तो जो बच्चा मास्टर्स में थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ेगा, मास्टर्स की इतनी सारी बुक्स हैं कि उसको और भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, हेल्प ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत करोगे तो वो मेहनत आज नहीं दिखेगा, कुछ दिन के बाद मेहनत दिखेगा। बिल्कुल, कॉम्बाइंड बुक इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बुक से चलोगे ना, तो आप, वो बोलते नहीं है कि आपके पास सोर्स बहुत कम होगा, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, आप, अब जाहिर सी बात है कि आपने एक बुक पढ़ ली, ठीक है? तो आप दूसरी बुक की तरफ रुख मोड़िए कि चलिए उसको भी हम पढ़ के देखते हैं, कुछ नया मिल सकता है। तो ये बात है। जरिया तो मैंने स्टार्टिंग से बताया, या राम लखन भी आपको बताएंगे। उन्होंने मास्टर्स की बुक पढ़ी थी, मैंने भी मास्टर्स की बुक पढ़ी थी। ग्रेजुएशन और मास्टर्स की बुक पढ़ोगे कंबाइंड करके, आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, देखिए हम लोग है ना जेआरएफ या फिर नेट, आप क्या बनने वाले हो? प्रोफेसर बनने वाले हो, ठीक है? तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए जेआरएफ निकाल दिया तो आप बुक पढ़ना छोड़ोगे, ऐसा नहीं है, आप फिर भी बुक पढ़ोगे। ऐसी लाइन को चुना है आप लोगों ने कि जिसमें पढ़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली, भूल जाओ। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, लाइक मनु, Bhishma and Shukra. Kautilya also considered the state have 7 natures: Swami, Amatya, Janpad, Durg, Kosh, punishment and friends. ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए, इन्होंने कुछ बातें बोली हैं जो याद रखिएगा। स्वामी, इसका अर्थ क्या होता है? राजा, ठीक है? और इन्होंने राज्य के बारे में इसकी बात बोली है। तो स्वामी होगा वो राज का क्या होगा? सिर होगा, हेड।
मात्य मतलब क्या होता है? मिनिस्टर, अर्थात मंत्री। जो राज्य की क्या होंगी? आंखें होंगी। इसलिए आंखें होंगी क्योंकि यही क्या करेगा? सब तरफ से देखेगा और एडवाइस देगा। किसको? किंग को। जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आज आप लोगों के पास जितना नॉलेज है, आप लोगों ने कितना बुक्स पढ़ा होगा? मान लीजिए 50, मान लीजिए। लेकिन एक ए आएगा, अगर आप पढ़ते रहेंगे ऐसी, तो आपके पास बुक्स हो सकती हैं 200 प्लस हो जाए, तो नॉलेज भी तो उतना ही ज्यादा हो जाएगा ना। वही बात है। अब शूद्र का मतलब क्या होता है? कॉरिडल। इसका मतलब होता है राजा का मित्र, जो क्या बनेगा? राज का कान बनेगा। मतलब आपको सिर्फ बातें बताएगा इधर से लेके उधर। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर हुआ? सब लोग बोलेंगे। प्रांजलि, कविता, मीनाक्षी, मधु, प्रकाश, रामलखन। गुड। सारे बोलेंगे। हमारी परंपरा। नहीं हुआ उसको। ठीक है। अब कोश का क्या मतलब होता है? फंड। ये राज्य का क्या बनेगा? मुख्य बनेगा। सेना। सेना का मतलब क्या होता है? आर्मी। जो राज्य का क्या बनेगा? मस्तिष्क बनेगा, ब्रेन बनेगा। अब वो बचा दुर्ग। ये राज्य की क्या बनेगी? बाहें, आर्म। है ना? ये बस याद करने के लिए है। पुर या जनपद, इसका अर्थ आता है भूमि एवं प्रजा। ये क्या बनेंगे? जांघें बनेंगी। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आ सकता है। अब देखिए, दुर्ग का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा दुर्ग का मतलब क्या होता है? मैं कहीं नहीं जा रही, आप लोग बताओ दुर्ग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। किला, फोर्ट। जाहिर सी बात है, किला भी क्या है? स्ट्रांग होना चाहिए ना। पुराने जो भी राजा महाराजा थे, उनके किला की वजह से वो बचे रहते थे। तो इन्होंने बोला कि औदिक किला भी हो सकता है, पर्वत पे जो किला होता है वो भी हो सकता है, धनवन भी किला हो सकता है, और वन में भी किला हो सकता है। हाँ, अलग अलग प्रकार की किला। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी राजा महाराजा थे, वो अपने अपने हिसाब से अपना किला बनाते थे। जैसे कि कृष्ण जी, है ना? उनका किला क्या था? पानी से घिरा हुआ था। भले ही वो अभी डूब गया हो, लेकिन उस समय वो पावरफुल था। क्योंकि अगर कोई भी अटैक करने आएगा, तो जाहिर सी बात है वो पानी से कितना, कितने लोगों को ला सकता है, कितने आर्मी को ला सकता है। जिनका फोर्ट पे था, पर्वत पे था, वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग किस्म के, इसीलिए वो लोग फोर्ट बनवाते थे अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। चलिए अब बताइए। अब कल है, और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में भी बता दिया था कि 34 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है।
और जो बच्चों को पीपीटी चाहिए वो 10 अभी 10 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं अपलोड कर दूंगी पीपीटी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को लेकर, कंटेंट में नहीं है, तो आप लोग एक बार सर से बात कीजिए कि सर वीडियो नहीं दिख रही है, ठीक है। क्लासेस हो चुकी हैं लगभग, आज कौन सी क्लासेस है? 34। और कितनी अभी वीडियोस आपको दिख रही हैं? बताइए। 31। तो वो जाके सर से आप लोग एक बार बात कीजिए, क्योंकि आप लोग को ही पढ़ना है ना। आप लोग बोलोगे तो फिर वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लाइव क्लास वाला में है, बट कंटेंट में रहना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे मीनाक्षी अभी नई नई आई है, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। कल कौन सा टॉपिक है? कल कौन सा टॉपिक है अब? देखिए, कौटिल्य ने बहुत सारी थ्योरीज दी है। आप अगर किताबें देखोगे ना, तो इन्होंने थ्योरीज पे थ्योरीज दी है, और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग अपने से एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, अगर आप लोग के पास कोई बुक्स होगी तो। अभी आप लोग को भी मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? देखो, मुझे नहीं समझ में आता मोटिवेशन क्या होती है, ठीक है। मुझे समझ में आती है कि अपना कार्य करना है। एक चीज आप लोग बनाओ, जैसा मैं करती हूँ, रोज एक लिस्ट तैयार करो। अच्छा हाँ, दंड नीति मैंने नहीं बताई, ठीक है। रोज एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें आप 10 चीजें लिखिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये काम करना है, और उन चीजों को आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। गुड प्रांजलि। याद रहनी भी चाहिए ना। कोई आइडियल वाइडियल नहीं है। सीधे एक पोस्टर लाओ बड़ा सा, और उसमें लिख दो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ठीक है। चलिए एक बार दंड नीति के उद्देश्य भी जान लेते हैं कि उनके उद्देश्य क्या थे। हाँ, कौटिल्य ने दंड नीति के 4 उद्देश्य दिए थे, ठीक है। पहला क्या था? अलबंध की प्राप्ति, अर्थात जो कुछ भी अभिशिष्ट और परंतु प्राप्त नहीं हुआ है, उसे कैसे प्राप्त करें। तो अलबंध का ही मतलब होता है कि जो प्राप्त ना हुआ हो, ठीक है। तो जो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई है, उसको कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें इन्होंने चर्चा की है। वो सारी चीजें कल बताएंगे ना। देखिए क्या है कि आग्नेय सूत्र जो है वो तो छोटे से में हो जाएगा, है ना। और कौटिल्य तो बड़ा चैप्टर है, जाहिर सी बात है। तो जो भी छूटा हुआ है उसको कल पढ़ेंगे, और आग्नेय सूत्र भी कल कंप्लीट कर देंगे।
क्योंकि बताया हुआ दिमाग में भी तो घुसना चाहिए ना। लब्ध का प्रशिक्षण, इसका मतलब जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा कैसे की जाए। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है, आज की कंप्लीट हो गई। रक्षित का विवर्धन, अर्थात जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए। मतलब अगर आपने कोई धन प्राप्त किया है और उसकी रक्षा भी की है तो उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, बढ़ाया कैसे जाए। अब विवर्धित का सुपात्रों का विभाजन, जिसकी बढ़ोतरी की गई है उसे उपयुक्त पात्रों में वितरित कैसे किया जाए। जो राजा दंड नीति के इन उपदेशों की पूर्ति करता है उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है। इन्होंने ये बोला कि अगर दंड नीति नहीं होगी तो आपका क्या होगा कि शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। ठीक है, अब ये याद करने वाली चीज है। क्लियर है ये? एक बार जब पीपीटी मिलेगी तो इसको पढ़ लीजिएगा। और कल जो भी छोटे मोटे सिद्धांत इन्होंने थ्योरीज दी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और रेडी रहिएगा माइंड से कि आग्नासुत्ता को भी हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? हाँ, तो मैं पहले ही से बता दे रही हूँ क्योंकि एक टाइम हुआ था कि हम लोगों ने दो क्लासेस को स्टार्ट करने की कोशिश की थी तो आप लोगों ने बोला था नहीं। बट अब हम लोग के पास टाइम नहीं है। आई थिंक 95 डेज बचा है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। चलिए सबको गुड नाइट, कल मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग को जो भी नीतियां हैं, ठीक है, कौटिल्य की बची हुई उसको पढ़ के आइएगा एक बार, क्योंकि उसके बाद फिर अच्छे से समझ में पाएगा, रिलेट कर पाओ चीजों को। गुड नाइट।